नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब वकार हसन मुमताज़, दफाई तजिया निगार। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये एक अभी हमने देखा ऊपर थले गज़ा में जंग जारी थी, ईरान की जंग, पाकिस्तान इंडिया की जंग, और अब फिर जो है ट्रंप साहब एक दो महाज खोल के बैठ गए हैं। एक तो वो कह रहे हैं जी हम ऐसे हथियार देंगे जो मॉस्को तक जाएं, यूक्रेन को, और साथ ताइवान पे उन्होंने दूसरे मुल्कों की मदद मांग ली है। व्हाट इज दिस? आर दीज डाइंग किक्स, या ये क्या फ्रेंजी है या पैनिक है ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका? जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली अभी जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, जो G7 लीड करती है और आगे अमेरिका है, और उसमें दो ऐड कर रहे हैं, इंडिया और इजराइल, G7+2 मैं को कहती हूँ, दे आर नाउ वर्सेस द ग्लोबल साउथ। और मेरे ख्याल में आखिरी आप कह लें जोन में एंटर हो गए। जो डिसाइसिव लड़ाई होनी है, या तो ये काउंट डाउन हो जाएंगे, बिकॉज देखिए अभी जो पाकिस्तान और ईरान पे अटैक, उसको जरूर इसमें कंसिडर करें, देन वी कम टू अदर थिएटर्स। ये बिल्कुल सीक्वेंस में था, इसमें रिजीम चेंज ऑपरेशन था दोनों मुल्कों के खिलाफ, और ये G7+2 जो है, आई वुड से मोदी और जो नेतन्याहू जो गुंडे पाले, दे वर यूज्ड बेसिकली टू डेंट द ग्लोबल साउथ। अगर खुदा न खास्ता इमेजिन करें कामयाब हुए थे दोनों आई थिंक थिएटर में, तो बड़ा नुकसान होना था ग्लोबल साउथ का, विच इज बीइंग लेड बाय चाइना एंड रशिया। अभी आ जाते हैं जो बाकी थिएटर्स हैं, उसमें डेफिनेटली रशिया को एंगेज किया गया है ईस्टर्न यूरोप में, और बड़े अरसे से आपने देखा चल रही है। एम यही था कि इकोनॉमिकली तबाह कर देंगे, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी इसकी, ऑयल एंड गैस को नहीं लेगा वगैरह वगैरह, उसको कट ऑफ कर देंगे स्विफ्ट सिस्टम से, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई। और लास्ट आई थिंक थिएटर रह गया अभी ताइवान का, जिसके लिए चाइना ने बड़े अरसे से तैयारी की, बिकॉज बेसिकली ये फॉर्मूसा था जिसको ताइवान बोलते हैं, दिस वाज पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना ने आई थिंक वन चाइना पॉलिसी बड़ी क्लियरली लोगों को मेंशन की हुई है, और आई थिंक उनका ये स्टांस है, दे विल नेवर लेट इट गो। द ओनली थिंग इज चाइना हैज वेटेड कि इकोनॉमिक पावर को बिल्ड अप करें, उसके बाद मिलिट्री पावर को, और इस लेवल पे ले जाएं कि बिल्कुल दूसरी साइड जो है ना खुद हथियार डाल दिए। संजू का भी असूल है कि लड़े बगैर जो है जंग जीतनी है। लेकिन सर, जो अमेरिकी सदर हैं उन्होंने खुलकर इत्तेहादियों से जो है मदद मांग ली है चाइना के खिलाफ, तो क्या अमेरिका चाइना के साथ जंग चाहता है? ये मैंने वही बताया कि बेसिकली जिस तरह आई थिंक ये मेंशन हुआ इंट्रोडक्शन में कि ये आई वुड से कि लास्ट एफर्ट्स हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रही है किस तरीके से ग्लोबल साउथ का जो जिन है उसको काबू किया जाए। बिकॉज अगर आप दूसरी तरफ देखें, इकोनॉमिकली बड़ी बुरी हालत है G7 की। कर्जे अगर आप देख लें टॉप 10 की, तो आप यू विल बी सरप्राइज कि कौन कौन है इसमें मकरूज है। तो हमें बेसिकली कहते हैं $36 ट्रिलियन का सिर्फ अमेरिका पे कर्जा है। तो ये एक लास्ट डिच एफर्ट हो सकती है, प्रोवोक करने की एफर्ट भी हो सकती है, बट आई थिंक चाइना एक तो मिलिट्री पावर लेवल पे भी ले गया। आपने देखा है उनका जो इक्विपमेंट है जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, और अभी बहुत सारी चीज़ें पीछे हैं। उनका भी जो नई ड्रोन पावर आ रही है, उनके DF सिस्टम है, तो ताइवान टेक्निकली इफ दे वांट दे कैन गेट इट इन 48 आवर्स मेरे ख्याल में, अगर वो कोशिश करें। लेकिन दे विल अवॉइड, बिकॉज अल्टीमेटली तो चाइनीज लोग ही हैं दूसरी तरफ, तो वो कोशिश करेंगे। ये प्रोवोक करने की एक एफर्ट हो सकती है, सेबर रैटलिंग भी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह कि एलाइज में तो क्वाड में इंडिया भी था ना, तो अगर ऑस्ट्रेलिया और लेट्स से जापान को पूछा, वो तो हमें पता है, या ऑकस है, भाई भारत से पूछे ना मोदी साहब से कि आपका क्या मूड है, आपको खड़ा किया था इंडो पैसिफिक में, क्या आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो आई थिंक दिस इज देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया आल्सो। ब्रिक्स में भी आपने देखा है, SCO में बातचीत हो रही है कि भारत इज अ ट्रोजन हॉर्स। लेकिन सर, अगर ये जंग छिड़ जाती है, अगर अमेरिका जो है वो इत्तेहादियों से मदद मांग लेता है और इत्तेहादी उसकी मदद करते हैं और जंग छिड़ जाती है, तो फिर क्या चीन सरप्राइज दे सकता है पूरी दुनिया को? ये बिल्कुल देखें, अभी इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पॉट हिटर और जनरल मैकग्रेगर का वो था एनालिसिस कि जब इजराइल पे ईरान ने हमला किया मिसाइलों से, तो इंडो पैसिफिक की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो यहाँ पे लाई जाए। एजिस सिस्टम है बड़ा मशहूर, उनका नेवल बेस्ड है, कहते हैं वो 25% डिप्लीट हो गया था 12 दिनों में। तो आप समझते हैं कि ताइवान की लड़ाई में चाइना सरप्राइज नहीं करेगा। देखें, अगर उसका चाइना की दो बड़ी कमांड जिसको डील करती है, एक ईस्टर्न कमांड जो नैनिंग से ऑपरेट करती है, जो सदर्न कमांड है जो ग्वांगडोंग से करती है, ग्वांगडोंग से। तो ये दो बड़ी बड़े जॉइंट्स हैं, और उसमें ट्राई सर्विस कमांड टोटल आई थिंक 250 से 300 किलोमीटर दूर है, और चाइना हमेशा ड्रिल्स भी की हैं। इट्स गोइंग टू बी ट्राई सर्विस ऑपरेशन। आई डोंट थिंक सो कि अगर सही लड़ाई होती है उसमें वेस्टर्न एलाइज कुछ भी कर सकेंगे, एंड इट विल बी अ केक वॉक फॉर चाइना। लेकिन मेरे ख्याल में चाइना एंड तक अवॉइड करेगा कि वो इस लड़ाई को बगैर फाइट किए जीत जाए, और उस तरफ चीज़ें आस्ते आस्ते जा रही हैं। स्पेशली जब वेस्टर्न हेजेमनी जो है वो चैलेंज हो गई है, उनका मिलिट्री बबल भी जो बस्ट हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं सर रशिया और यूक्रेन की बात भी करूंगा। रशिया के यूक्रेन के हवाले से अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियाट मिसाइल देने का जो है वो कहा है कि उनको मिसाइल दिए जाएंगे।
अगर वो उनको मिसाइल देते हैं और रशिया के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह का अमेरिका असला देता है, और दूसरी जानिब रशिया का जो है वो इत्तेहादी शुमाली कोरिया है, क्या शुमाली कोरिया फिर अमेरिका को वहाँ पर मुश्किलात पैदा कर सकता है इस हवाले से? जी, नॉर्थ कोरिया साथ उनकी ऑलमोस्ट देखें ना डिफेंस अलायंस है, क्योंकि अभी नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स बाकायदा जाके लड़ रहे हैं, मारे भी गए हैं, और उसमें आई थिंक देयर इज अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कि अगर नॉर्थ कोरिया पे हमला होगा तो फिर रशिया इसमें आएगा। वही मैंने कहा कि अभी ग्लोबल साउथ की जो आई वुड से जो बड़ी पावर्स हैं प्लस मिडिल लेवल पावर्स, उसमें आप ईरान है, पाकिस्तान है, उसके बाद नॉर्थ कोरिया है, ऑल्दो उसको आप ये नहीं कह सकते कि दे आर ऑल एलाइज, लेकिन बेसिकली ये वो पावर जो रेजिस्ट कर रही हैं। तो यूक्रेन में रशियन पॉलिसी हैज बीन वेरी, हमारी शुरू में असेसमेंट थी कि ये ब्लिट्सक्रीग करके ले जाएगा, बट दे वेंट वेरी केयरफुली नोइंग इट कि इसमें लॉसेस भी होंगे, तो उन्होंने आई थिंक ग्रेजुअली अब्जॉर्ब करना शुरू किया। आप देखें तकरीबन 1/5 ऑफ यूक्रेन हैज बीन अब्जॉर्ब, क्राइमिया है, ऊपर आप डॉनबास का रीजन देख लें, अब सुनी तक सुने अटैक्स हुए, और कीव भी थ्रेटेंड है। तो ये बाकी ठीक है, नेटो जो है वो पहले इनडायरेक्टली आई फिर डायरेक्टली अब आ गई है, और उसमें वो कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको डेंट किया। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, अपना ब्रिगेडियर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, एक तो हमें पता चला कि ईरानी सदर जख्मी भी हुए थे, आप खबरें आ रही हैं, और बंकर्स में चले गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरीके से हजीमत हुई इजराइल को और जिस तरीके से इन्होंने खुद तरले करके जंग बंदी करवाई, विल दे एवर डेयर अटैक ईरान अगैन? ये देखिए, इसमें इंडिया की तरफ से भी इजराइल की तरफ से ये फैलाई जा रही हैं खबरें, लेकिन अगर आप मिलिटरली हाल देखें उसका, देखिए ये सारी मेरे ख्याल में गिदड़ भपकियां हैं, बिकॉज 12 दिन में जो हशर हुआ है, इजराइल हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट, हमने काउंट किया था 4 बड़े एयर बेसेस हैं, हाइफा की पोर्ट है, देयर मोसाद वाज टारगेटिंग से पूछे कि डेविड बटनिया किधर गया, फिर जो मोसाद का चीफ है वो किधर। इसी तरीके से यू आस्क देम अबाउट देयर जो इंटेलिजेंस के और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो, मगर वक्त आ जाता है। बड़ा असराहत से उन्होंने हमें ये बताया कि शायद ये डाइंग किक्स हैं, ये आखिरी कोशिश होगी। अब हम नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। थैंक यू वेरी मच एयर मार्शल साहब। एयर मार्शल साहब, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये क्या, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि भाई ये इनकी एक लास्ट रिज़ॉर्ट है, क्योंकि जो वेस्ट है वो एक बज़ाहिर हमें लूज़ करता मैशत के महाज पर, जंगी टेक्नोलॉजी के महाज पर, तो इसको हम कैसे देखें एंड हाउ डेंजरस कैन बी दे इन दिस जो है कि उनकी वीक स्टेट है? आमिर साहब। जी सॉरी, मैंने आपका सवाल का पहला हिस्सा नहीं सुना, ज़रा दोबारा से कहिएगा। मैं सर ये अर्ज़ कर रहा था कि एक दो ये हजीमत तो हुई उनको, 2-3 जो उन्होंने हमले किए ईरान पे, पाकिस्तान पे, गज़ा वाले बेचारे तो वैसे ही हेल्पलेस हैं, तो अब फिर वो यही जो ड्रम्स ऑफ वॉर जो है बीट कर रहे हैं, चाइना पर हम चढ़ाई करेंगे, तो क्या ये इंटरनल वीकनेस है जो हमने देखी है क्वाइट रिसेंटली कि पावर शिफ्ट इधर हो रही है? तो ये बट कैन दे बी डेंजरस वाइल दे फील कि दे आर लूजिंग इट, और वो कोई डेस्परेट मेजर ले सकता है वेस्ट, गोया कि चाइना, अमेरिका? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अमेरिकन की जो पॉलिसी है, स्पेशली जब से ट्रम्प आए हैं, तो वो गो के अपने आप को एक पीस वाले प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है तो उन्होंने आर्म्स इंडस्ट्री को बड़ी तक़वियत दी है। और वो जो हम समझ रहे थे कि शायद यूक्रेन वाला जो एक मसला रह गया है दुनिया में वो हल हो जाएगा, उसमें ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। आपने वो अटैक्स भी देखे जो यूक्रेनियन ने 2000 मील किलोमीटर रशिया के अंदर जाके किए, जो कि अनयूजुअल किस्म के अटैक थे, और जिसमें बहुत सारा लोग समझते हैं कि इसमें अमेरिका और इजराइल का भी हाथ शामिल था। तो अमेरिका ने डिफरेंट एरियाज में पॉकेट्स ऑफ केओस जो है वो बनाई हुई हैं, और वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि कोई भी रीजनल प्लेयर इतना स्ट्रांग हो कि वो रीजन को यूनिपोलर बना सके, और वो हमेशा ये चाहेंगे कि वर्ल्ड को यूनिपोलर रखा जाए, और जितने भी रीजन्स हैं, चाहे वो एशिया में है, यूरोप में है, फार ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट में है, इन सब को जो है मल्टीपोलर के तौर पे रखा जाए, और यहाँ पे केओस वाला एलिमेंट रहे, ताकि इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलता रहे, और वही उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अब उसके साथ उन्होंने जो दूसरी चीज़ की है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ, जहाँ पे बहुत सारे हार्डवेयर्स और बड़े सारा असला बनता था, चाहे वो एविएशन का था, चाहे वो लैंड का था, उन्होंने आईटी इंडस्ट्री को, जो इनकी डिस्ट्रप्टिव इंडस्ट्री है, जो ज़्यादातर सिलिकॉन वैली में है, उसका और इसका इश्तराक किया है, और उसकी वजह से चीज़ों में बहुत सारी आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट भी है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा है जो अमेरिका को मिलता है। उनकी आईटी इंडस्ट्री बहुत आगे है,